हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो फिर से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये वीडियो हम बताने वाले हैं कि जो बच्चे जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं और विशेष करके आर्ट्स और 10th के जो बच्चे हैं और 12th में आर्ट्स के, साइंस के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगा। अभी हम बात करने वाले आर्ट्स का। उसमें आप क्या करें कि बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट ला लें। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे होइएगा तो उस वीडियो में जाकर के देख लीजिए। उसमें हम आर्ट्स और साइंस 12th का और 10th के विषयों के सभी पाठ्यक्रमों पर चर्चा किए थे। कौन के कितना नंबर का होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव कितने होते हैं, सब्जेक्टिव कितने होते हैं, थ्योरी कितने होते हैं, प्रैक्टिकल कितने होते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। और आज हम बताने वाले हैं उस सभी सब्जेक्टों में कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप उसको कैसे पढ़े कि बेहतरीन रिजल्ट आ जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं 12th आर्ट्स और 10th के स्पेशल। तो 12th आर्ट्स के अगर पिछले ही वीडियो में बताए थे कि 12th आर्ट्स में क्या होता है कि दो ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कंपलसरी होता है, एक हिंदी और एक इंग्लिश, जो सभी छात्रों को लेना ही रहता है। इसके अतिरिक्त जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं उस सब्जेक्ट में कोई बच्चा का हिस्ट्री रहता है, किसी का ज्योग्राफी रहता है, किसी का पॉलिटी रहता है, तो किसी का इकोनॉमिक्स रहता है, तो किसी का होम साइंस रहता है, तो किसी का साइकोलॉजी रहता है, तो किसी का सोशियोलॉजी रहता है, यानी सभी का अलग अलग रहता है। लेकिन जो उसमें से हम ज्यादातर जो देखते हैं, ज्यादातर बच्चों का जो देखने को मिलता है उसमें से ज्यादा रहता है हिस्ट्री, नहीं तो ज्योग्राफी, नहीं तो पॉलिटी, नहीं तो इकोनॉमिक्स, और नहीं तो ज्यादातर हम देखते हैं गांव समाज में ऐसे कि ज्यादातर लड़कियों का या तो साइकोलॉजी नहीं तो होम साइंस, ये सब्जेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। आप समझ गए हैं कि हम ये सभी सब्जेक्ट की बताएंगे कि किसमें क्या क्या पढ़ना रहता है और ये 20 दिनों में हम कैसे पढ़े कि वो सभी सिलेबस अच्छा से कवर भी हो जाए और मेरा रिजल्ट बेहतरीन आ जाए। बेहतरीन का मतलब समझ में आ रहा है? बेहतरीन का मतलब यानी कि मेरा रिजल्ट 80% से एबव रहे, यानी 400 के ऊपर नंबर रहे, इसकी बात हम करने वाले हैं। और देख रहे हैं कि जो हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे तो हम आर्ट्स की करेंगे और आर्ट्स में हम सबसे पहले हिस्ट्री की करेंगे। आर्ट्स में हम सबसे पहले हिस्ट्री की करेंगे। तो हम पिछले ही वीडियो में बताए थे कि हिस्ट्री में प्रैक्टिकल नहीं होता है, यानी जितना भी नंबर का एग्जाम होता है वो थ्योरी होता है। और थ्योरी यानी हिस्ट्री का जो 100 नंबर का एग्जाम होगा वो 100 नंबर आपको रिटेन होगा। और रिटेन में क्या होगा कि उसमें कोई भी किसी प्रकार का प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा और वो एग्जाम होगा वो डायरेक्ट किसी सेंटर जहां पे आपको अलॉट किया जाएगा उस सेंटर पे ही आपको 100 नंबर का एग्जाम होगा। और हिस्ट्री में जो क्या होता है कि क्वेश्चन जो होता है वो बताए हैं कि बिहार बोर्ड में 50% सब्जेक्टिव और 50% ऑब्जेक्टिव, यानी अगर 100 नंबर का एग्जाम है तो उसमें 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 50 नंबर का सब्जेक्टिव और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो इसमें भी क्या होगा, हिस्ट्री में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स, और सब्जेक्टिव होगा 50 मार्क्स। समझ में आ रहा है? लेकिन ये सब ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स होगा, लेकिन क्वेश्चन कितना रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा 100 और बनाना रहेगा कोई 50। क्या कि पिछले ही बताया था कि अब बिहार बोर्ड में एग्जाम 500 नंबर का ही हो रहा है, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो एग्जाम कितने नंबर का हो रहा है, 1000 नंबर का हो रहा है। और उस 1000 नंबर में से आपको क्या करना है कि 500 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है ना? तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का रहेगा, लेकिन यहाँ पे रहेगा कितना, आपको 100, और उसमें से कोई 50 को सॉल्व करना है। और सब्जेक्टिव में जो क्या होगा, इसमें भी 50 मार्क्स का रहेगा और इसमें जो क्या रहेगा कि 2 मार्क्स रहेगा और 5 मार्क्स रहेगा, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स, यानी 2 मार्क्स रहेगा और 5 मार्क्स, यानी ये जो 5 मार्क्स है यानी लॉन्ग क्वेश्चन और जो 2 मार्क्स है यानी शॉर्ट क्वेश्चन। यानी जो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा यानी इसमें रहेगा 30 क्वेश्चन, जिसमें से आपको कितना सॉल्व करना है, 15 सॉल्व करना है। और इसमें क्या रहेगा कि वैसा ही यहाँ पे 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या रहेगा कि आपको 8 क्वेश्चन रहेगा और उसमें से आपको 4 को सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? यानी ये कितने मार्क्स का, पूरे 50 मार्क्स का और ये 50 मार्क्स का, यानी हिस्ट्री पूरे मिला करके 100 मार्क्स का। और 100 मार्क्स में यहाँ पे सब ये जो 2 मार्क्स हो गया, ये कितना यहाँ पे रहेगा 30, लेकिन आपको बनाना है 15। तो 15 दूना 30 ये हो गया, और फिर ये हो गया 5 चौका 20, यानी 30 20 50 और 50 100। लेकिन यहाँ पे बताया है पहले ही कि डबल क्वेश्चन रहेगा,
और इसमें समझ जाओ हिस्ट्री में क्या होता है कि हिस्ट्री में आप किसी भी देखिएगा जब क्वेश्चन बैंक को उठा करके तो कुछ ऐसे सेलेक्टिव चैप्टर है जिससे क्वेश्चन बार बार आते हैं। जैसे आप पढ़े होइएगा तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, प्राचीन भारत इतिहास की बात करने, वहां से क्वेश्चन 5 मार्क्स या 2 मार्क्स या ऑब्जेक्टिव से पूरा भरा पड़ा रहता है। यानी वहां से जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन की बात करें या 2 मार्क्स की बात करें या ऑब्जेक्टिव की बात करें उस चैप्टर से हमेशा रहेगा। अगर आगे जाए तो आगे हम बात करें तो क्या रहेगा कि मगध के उत्कर्ष, जो मगध का उत्कर्ष यानी जब मगध साम्राज्य बना तो वो साम्राज्य कैसे बना और उससे पहले क्या परिस्थितियां थी और कितने महाजनपद थे और फिर वो महाजनपदों को मिला करके कैसे एक मगध साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ, तो यहां से भी क्वेश्चन रहता है। अगर आगे जाए तो फिर अगला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है वो बौद्ध एवं जैन धर्म से। यानी आपको पता है कि प्राचीन काल में जो दो महत्वपूर्ण जो धर्मों की उत्पत्ति हुई, एक बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, और पता है कि ये दोनों धर्म का जो उत्पत्ति जो मुख्य रूप से हुआ वो कहां से, बिहार से ही ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हुआ। और बिहार से प्रचार प्रसार के कारण ही ये बिहार बोर्ड में इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मगध की भी चर्चा कर ले तो मगध भी क्या है, मगध जो हमारे यहाँ बिहार का जो वर्तमान समय का जो पाटलिपुत्रा वाला इलाका है वही क्या था, मगध था उस समय। और मगध के चलते ही क्या था, ये बिहार बोर्ड में भी इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आगे बात करें तो मौर्य साम्राज्य, ऐसे हम जब हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो उसमें बता देंगे कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लीजिए कि मौर्य साम्राज्य, उससे भी क्वेश्चन क्या करता है कि बिहार बोर्ड 2 मार्क्स और 5 मार्क्स या ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बहुत ज्यादा रहता है। फिर उसके बाद में अगले बात करें तो गुप्त साम्राज्य, यानी जो बिहार से जो रिलेटेड जितने भी साम्राज्य हैं या जितने भी धर्म हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन रहता है। आप देखे होइएगा क्वेश्चन बैंक में, यानी 5 मार्क्स भी रहेगा, 2 मार्क्स भी रहेगा और ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। अगर आप इस चैप्टर को अगर अच्छे से कर ले रहे हैं, उसके टॉपिक्स को अच्छे से कर ले रहे हैं तो आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? इतना डीपली इसलिए बताना पड़ रहा है कि आपको समझ में आ जाए कि बिहार बोर्ड किस चैप्टर से क्वेश्चन उठा रहा है। एक बात और समझ जाइए, क्या होता है ये बिहार बोर्ड या किसी भी हम बच्चे को देखते हैं कि वो क्वेश्चन बैंक को लेकर के पढ़ते हैं। क्वेश्चन बैंक को पढ़ना नहीं रहता है, बुक को पढ़ना रहता है। क्वेश्चन बैंक का मतलब ये रहता है कि आप उस क्वेश्चन बैंक को लीजिए और जिस चैप्टर से यानी जिस सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन बैंक लिए हैं उस क्वेश्चन बैंक में देखिए कि उस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन बना रहा है। समझ में आ रहा है? और उस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कीजिए। समझ में आ रहा है? जैसे आप अगर मान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्वेश्चन पूछ रहा है, या सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, या सिंधु घाटी सभ्यता की विकास का कारण पूछ रहा है, या सिंधु घाटी सभ्यता का उत्पत्ति कैसे हुआ, या सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम, या सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में पूछ रहा है, या सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति के बारे में पूछ रहा है, या सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो बार बार चर्चा कर रहा है, यानी ये चैप्टर क्या है, बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये आगे एक और बात समझ लीजिए कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। ऐसा माना जाता है कि वो विश्व की जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उसकी समकालीन सभ्यता थी। कौन? भारत की सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इसलिए ये चैप्टर इंपोर्टेंट होता है। और ये केवल बिहार बोर्ड के लिए ही नहीं, आप किसी भी एग्जाम की भी तैयारी करें उसके लिए भी इंपोर्टेंट हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्यों? समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे पहले ऐसी कोई भी सभ्यता भारत में विकसित नहीं हुई थी। किससे पहले? सिंधु घाटी सभ्यता से पहले। इसलिए वो इंपोर्टेंट, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, यहाँ तक कि आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी करें, यहाँ तक कि भारत की सबसे अगर बड़ी एग्जाम की बात करें यूपीएससी की, तो वहां से भी इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता है। तो आपको इंपॉर्टेंस भी बता रहे हैं और उसका पढ़ने का तरीका भी बता रहे हैं और क्वेश्चन बैंक को यूटिलाइज करने का तरीका भी बता रहे हैं, क्वेश्चन बैंक का उपयोग कैसे करना है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे हिस्ट्री में समझ में आएगा 2 मार्क्स कितना, 5 मार्क्स कितना, और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव कितना। और अब जब हम हिस्ट्री का जब सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे मुख्य रूप से, तो उसमें हम बता देंगे कौन कौन चैप्टर कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है और किस किस चैप्टर में किस किस टॉपिक को कर ले कि आपका हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद में हिस्ट्री के बाद हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी का। हिस्ट्री के बाद जियोग्राफी यानी भूगोल। समझ में आ रहा है? भूगोल में हम बताए थे पिछला बार कि 70 मार्क्स का ही थ्योरी होता है और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ पे जो थ्योरी कितना है, 70 मार्क्स। प्रैक्टिकल का एग्जाम जो क्या था कि कॉलेज में होना था वो हो चुका है, तो यहाँ पे 70 मार्क्स का क्या है, थ्योरी एग्जाम है। इस 70 मार्क्स में क्या होता है
कि ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो 35 मार्क्स का रहता है, 35 मार्क्स का रहता है। 35 क्वेश्चन नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन 70 रहता है जिसमें से आपको क्या करना है, 35 सॉल्व करना रहता है। फिर उसके बाद में इसमें सब्जेक्टिव भी रहता है 35 मार्क्स का, और वैसे ही रहता है अगर सब्जेक्टिव 35 मार्क्स का तो इस सब्जेक्टिव में भी क्या होगा, 2 मार्क्स का क्या होगा, 2 मार्क्स रहेगा, और उसके बाद में 5 मार्क्स रहेगा। और 2 मार्क्स में देख लीजिए कितना रहता है, 2 मार्क्स में 10 क्वेश्चन रहता है, मतलब 10 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, 20 क्वेश्चन रहता है। और ये कितना नंबर का रहता है, 20 नंबर का। और वैसे ही रहता है 5 मार्क्स रहता है, 3 सॉल्व करना रहता है, 15 नंबर का। तो देख लीजिए 15 20 35 और 35 70, और वहां पे कॉलेज में जो 30 को प्रैक्टिकल है 100। समझ में आ रहा है। इसके बाद हम बात करें ज्योग्राफी में भी, समझ लीजिए कुछ इसके बारे में। ज्योग्राफी में जो 2 बुक पढ़ना है, एक बुक पढ़ना है, वो दोनों बुक जो पढ़ना है वो मानव भूगोल से संबंधित पढ़ना है। दोनों बुक जो बुक पढ़ना है वो मानव भूगोल से, और एक जो पढ़ना है वो विश्व के संदर्भ में, और एक बुक मानव भारत के संदर्भ में। आपको पता है कि जो भूगोल का जो 2 भाग होता है, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल 11th में पढ़ना था, लेकिन ये भी समझ जाइए कि क्या है कि बिहार बोर्ड के बच्चा का सबसे बड़ा गलती कि कोई भी बच्चा 11th पढ़ना ही नहीं चाहता है। और यहाँ पे ये समझ लीजिए कि इसका महत्व, अगर आप ज्योग्राफी 11th और 12th अगर आप अच्छे से कवर कर लिए तो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कौन एग्जाम, बिहार बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम। और ज्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो 11th के ज्योग्राफी से ही होता है। 12th के ज्योग्राफी से ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कौन, 11th का ज्योग्राफी। लेकिन कोई बच्चा को हम देखते हैं कि 11th पढ़ता ही नहीं है। आप जो ज्योग्राफी का महत्व समझ जाइए, ज्योग्राफी का महत्व इतना है कि अब आप अगर अच्छे से ज्योग्राफी जब पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये हमारे पर्यावरण में जो कोई भी घटनाएं हो रही है, ये घटनाएं कैसे हो रही है। समझ में आ रहा है। आखिर ये जो ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ, ये ग्रह बने कैसे, ये तारों का निर्माण कैसे हुआ, ये पृथ्वी बना कैसे, आंतरिक संरचना में क्या क्या है, और दैनिक गति क्या होता है, वार्षिक गति क्या होता है, घूर्णन गति क्या होता है, परिक्रमण गति क्या होता है, ये मौसम कैसे बदलते हैं, ये दिन एवं रात में परिवर्तन कैसे होता है, कहीं पे कम समय होता है, कहीं पे ज्यादा समय होता है, ये कैसे होता है, कहीं पे गर्मी रहता है, कहीं पे ठंडा रहता है, ये कैसे होता है। ये सभी आप घटनाओं को कैसे समझेंगे, ज्योग्राफी के माध्यम से। अब ज्योग्राफी जब समझ जाइएगा ना, तो आप दैनिक जीवन में जो कुछ भी परिवर्तन जो देख रहे हैं अपने आसपास, वो सभी परिवर्तन को आप समझ जाइएगा। कभी ठंडा, कभी गर्मी, कभी बरसात, ये क्यों होता है। जब ये जलवायु और मौसम को समझ जाइएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये कहां से सीख पाइएगा, ज्योग्राफी से। और ज्योग्राफी में भी किस ज्योग्राफी से, 11th वाले ज्योग्राफी से। और यहाँ पे तो मानव भूगोल पढ़ना है। और पहले समझ जाइए कि फिजिकल ज्योग्राफी के आधार पे ही क्या होता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी निर्धारित होता है। अब हम अगला सब्जेक्ट की बात करने वाला है, वो है इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में समझ में आ गया, उसके बाद है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स भी क्या होता है, 100 मार्क्स का होता है, और इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। यानी जिस तरह हिस्ट्री था वैसे ही इकोनॉमिक्स भी है। और इसमें भी क्या होता है, सेम वैसे ही। इसमें भी ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स और सब्जेक्टिव 50 मार्क्स, और वैसे ही कि 15 क्वेश्चन शॉर्ट और 15 क्वेश्चन शॉर्ट और 4 क्वेश्चन लॉन्ग। समझ में आ रहा है। यानी लघु उत्तरीय 15 और दीर्घ उत्तरीय 4, रहेगा 8 लेकिन बनाना रहेगा आपको 4, और इसमें रहेगा कितना 30 और बनाना रहेगा 15। ये किसकी बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की। और इकोनॉमिक्स में भी समझ जाइए, 12th के इकोनॉमिक्स में 2 बुक पढ़ना है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो क्या होता है, एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र, और ये दोनों पढ़ना है। व्यष्टि जब हम छोटे स्तर पे किसी भी प्रकार के अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो व्यष्टि कहलाता है, और जब उसको हम बड़े स्तर पे करते हैं, यानी किसी देश की बात करें या किसी हम बड़े कंपनी की, बड़े फर्म की बात करें, तो उसको हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। तो इसको किस में पढ़ना रहता है, इकोनॉमिक्स में। और इकोनॉमिक्स के भी थोड़ा सा महत्व को समझ जाइए। जब आप इकोनॉमिक्स समझिएगा ना, इकोनॉमिक्स को समझ जाइएगा तो इकोनॉमिक को समझ जाइएगा। अपने घर के अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए भी इकोनॉमिक्स की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। अब कैसे आवश्यक है ये समझ जाइए। अगर आपके पास पैसा है, अब अगर आप पैसा को, एक एग्जांपल का समझ लीजिए कि पैसा अगर आपके पास, आपको डेली लाइफ से यूज करने के बाद अगर आपके पास बच रहा है, तो उस पैसे को सेव करना है कि इन्वेस्ट करना है। और सेव करने से क्या होगा, इन्वेस्ट करने से क्या होगा, ये कहां से पता चलेगा हमको, इकोनॉमिक्स से। काहे पता चलेगा, एक एग्जांपल समझ लीजिए आप। अगर आपके पास अगर 100 रुपया है और उस 100 रुपया को आप क्या कीजिए, तकिया के नीचे रख दिए, और अगले 1 वर्ष बाद क्या होगा, उस रुपया 100 का 100 ही रहेगा।
अगर आप उस पैसे को 100 रुपया का कहीं पर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो अगर उसका अगर जैसे महंगाई अगर बढ़ रहा है उस हिसाब से उस पैसे का कीमत भी बढ़ेगा, और अगर 6% से अगर वृद्धि हो रहा है महंगाई में तो उस पैसे का कीमत भी अगले वर्ष कितना हो जाएगा, 106 रुपया हो जाएगा। और जो तकिया के नीचे रखे वो 100 का 100 ही है। तो अगले साल अगर आपको 106 रुपया का कोई सामान खरीदना है तो आपको 100 रुपया अपना फिर से नया लगा के खरीदना होगा, और जो इन्वेस्ट किया था उसके पास 106 रुपया है और वो 106 रुपया का सामान ले जाकर 106 रुपया में आसानी से खरीद लेगा। ये सिखाएगा कौन, इकोनॉमिक्स। समझ में आ रहा है? तो इतना इंपॉर्टेंट है क्या ये आर्ट्स का। और आर्ट्स को कोई बच्चा क्या कहता है कि आर्ट्स पढ़ना है, क्या होता है आर्ट्स पढ़ के, अरे आर्ट्स पढ़ के क्या होता है, दुनिया आर्ट्स पे चल रहा है, ग्रह उपग्रह तारे जितना है पृथ्वी उर्थ्वी सब कैसे, ज्योग्राफी से। समझ में आ रहा है ना? तो इतना इंपॉर्टेंट है आर्ट्स का। ये क्या हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स। एक और सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट माना जाता है, जो 10th आप 6 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, पॉलिटी की बात करते हैं। और पॉलिटी सबको जरूरी है। आप किसी एक देश के नागरिक है तो उस देश के श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए वहां के संविधान के बारे में जानकारी अत्यंत आवश्यक है। समझ में आ रहा है ना? किसके बारे में, संविधान के बारे में। जो संविधान ही बताता है कि हमारा मौलिक अधिकार क्या है और हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है। वो संविधान ही बताता है कि चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है और कैसे कोई नेता का काम क्या होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए क्या करेगा नहीं करेगा, कोई राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक दल में जुड़ा हुआ नेता मेरे लिए क्या कर सकता है, हम अपनी मांगों को उसके पास कैसे रखेंगे और वो हमारे मांगों को सरकार के पास ले जाकर कैसे रखेगा। ये कौन सिखाएगा, पॉलिटी सिखाएगा। तो हम बात किसकी करने हैं, पॉलिटी की। पॉलिटी, और इसमें भी किसी भी प्रकार का प्रैक्टिकल नहीं होता है। इसमें भी क्या होगा, थ्योरी, और कितना 100 मार्क्स का। और पॉलिटी में भी क्या होता है वैसे ही, ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का और सब्जेक्टिव 50 मार्क्स का। और 12th में भी पॉलिटी का 2 बुक पढ़ना है। अब समझ लीजिए कि 12th का जो पॉलिटी का जो बुक पढ़ना है, इसमें जो 11th का जो बुक जो है, 11th जो पढ़ना था वो इंपॉर्टेंट था इससे ज्यादा। समझ में आ रहा है? काहे कि जो भारतीय संविधान के जो मूल रूप से पढ़ना था, उसके राज्य व्यवस्था को जो पढ़ना था वो किसमें पढ़ना था, 11th में पढ़ना था। अब आप तो 11th पढ़े ही नहीं, अब क्या कीजिएगा। आपको तो लगा कि आर्ट्स कुछ नहीं होता है। अरे आर्ट्स सच में कुछ नहीं होता है। बिहार बोर्ड की ऐसी परिस्थितियां हो गई है कि 300-400 नंबर बाहर ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको तो नॉलेज के लिए पढ़ना है। नॉलेज के लिए पढ़ना है ना। अगर आपके पास अगर नॉलेज है तो आपको कहीं भी जाइएगा तो आपका वहां पे डिग्री नहीं देखता है। यहाँ तक कि आप किसी के पास जाइएगा तो वो डिग्री आपका 400 नंबर 500 नंबर नहीं दिखाएगा, क्या दिखेगा, आपका नॉलेज देखेगा। अगर आप आर्ट्स पढ़ लिए, आपका अगर सब्जेक्ट पॉलिटी है और आप पॉलिटी में 80 नंबर ला लिए, आपको कुछ उसके बारे में पता नहीं रहेगा, उस समय आपकी क्या परिस्थितियां बनेगी। समझ में आ रहा है? तो इसलिए कि 11th भी पढ़ना अत्यंत आवश्यक होता है। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी बच्चा बिहार बोर्ड में 11th फोकस होकर पढ़ता ही नहीं है। कोई तो बच्चा को पता भी नहीं था किसमें क्या क्या पढ़ना है, जबकि 11th का जो पॉलिटी था वो इससे ज्यादा इंपोर्टेंट था। और इसके बाद ये भी इंपोर्टेंट है, इसमें 2 बुक पढ़ना है। एक बुक पढ़ना है स्वतंत्र भारत में राजनीति। स्वतंत्र भारत में राजनीति समझ में आ रहा है? स्वतंत्र भारत में राजनीति का मतलब समझ में आ रहा है? स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत यानी 1947 के बाद वाला भारत। और उसमें क्या, राजनीति, पॉलिटिक्स, यानी उसके 1947 के बाद हमारी भारत में कैसा पॉलिटिक्स रहा, क्या क्या चेंजेज आए, कैसे पार्टी का गठन हुआ, कैसे सरकार बने, वो सरकार हमारे देश के लिए क्या क्या किए, हमारे देश का उस वहां से कैसे आगे बढ़ा, और वर्तमान समय तक मेरा देश कहां तक आया। इसकी बात किसमें करना है, स्वतंत्र भारत की राजनीति में। समझ में आ रहा है? और ये स्वतंत्र भारत की राजनीति अगर हम इतिहास से भी जुड़े तो जुड़ सकते हैं। अगर स्वतंत्र भारत का अगर इतिहास हम पढ़े तो उस इतिहास से भी क्या हो सकता है, ये स्वतंत्र भारत की राजनीति जुड़ सकता है। लेकिन इतिहास में मुख्य रूप से हम क्या करते हैं कि राजनीति से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दों को हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसमें राजनीति से जुड़े हुए मुद्दों को पढ़ना है। किसमें, स्वतंत्र भारत की राजनीति में। और एक और बुक पढ़ना है जो समकालीन विश्व को पढ़ना है। समकालीन विश्व समझ में आ रहा है? समकालीन यानी उसके साथ साथ विश्व में क्या हो रहा था, किसके कालीन, स्वतंत्र भारत की राजनीति के समय समकालीन विश्व में क्या क्या परिस्थितियां थी उसको पढ़ना है। यानी 1947 की बात अगर भारत की कर रहे हैं तो उसी के आसपास उधर विश्व में क्या हो रहा था, यानी भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें किसमें पढ़ना है, पॉलिटी में पढ़ना है। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट की बात कर ले रहे हैं, होम साइंस की। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर लड़की का हम देखते हैं कि और सब्जेक्ट रहे या ना रहे, लेकिन होम साइंस उसका बहुत पसंदीदा रहता है। कहा है क्या कि उसको लगता है कि 30 नंबर तो प्रैक्टिकल मिल रहा है, 70 नंबर में कुछ भी लिख देंगे, घर का खाना बनाना नहीं पढ़ना रहता है।
ज्योग्राफी, अगर हम होम साइंस की बात करें तो होम साइंस भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर होम साइंस आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे बायोलॉजी के कंसेप्ट और दैनिक जीवन में जो ह्यूमन डिजीज या मानव रोग से संबंधित कोई भी अगर कंसेप्ट है तो आप अच्छे से समझिएगा किसमें, होम साइंस में। लेकिन होम साइंस को भी क्या होता है कि बच्चा सही से पढ़ता नहीं है, वो क्या करता है गैस लेकर फेस करेगा, यानी गैस लेके फेस करने का समझ आ रहा है मतलब, यानी गैस लिया आप उसको हेने से रगड़ के हेने से रगड़ के हेने, अब बाद में बोर्ड में तो ऐसा सिस्टम बन गया है कि 90% बच्चा पास हो रहा है, 10% जानते हो बच्चा कौन फेल करता है, जो या तो एग्जाम देने नहीं गया, चाहे एडमिट कार्ड आ गया चल गया बाहरवा कमाने और नहीं रह गया एग्जाम देने नहीं आया, कोनो ऐसा दुखद घटना हो गया जिसका एडमिट कार्ड आ गया वो एग्जाम नहीं देने गया, वैसे 10% बचवा फेल होता है। और कुछ ऐसा बचवा रहता है जिसको कलम पकड़ने का लूर ढंग नहीं रहता है, वो फेल होता है। बाकी अब तो कलम पकड़ने का लूर ढंग है तो बिहार बोर्ड ऐसा परिस्थिति बना दिया कि आप फेल तो नहीं होइएगा, तो ऐसा परिस्थिति हो गया है। तो आपको नंबर के पीछे जाना ही नहीं है, आपको किसके पीछे जाना है, नॉलेज के पीछे। और अभी वर्तमान परिस्थिति में तो नॉलेज तो आएगा नहीं, क्योंकि मात्र कितना दिन बचा हुआ है, 20 दिन, तो हम उसके लिए भी उपाय करेंगे। लेकिन जो अब से आंख खोल लेना है, नंबर के पीछे नहीं नॉलेज के पीछे जाना है। तो अगला कौन सब्जेक्ट है, होम साइंस। तो अगला सब्जेक्ट है होम साइंस। तो होम साइंस में क्या होता है कि होम साइंस भी 70 मार्क्स का थ्योरी होता है। हम कल नहीं बताए थे अगले इसके पिछले वाले वीडियो में कि इसमें भी 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और 70 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होता है। और इसमें भी क्या होता है कि ज्योग्राफी की तरह इसमें भी सिस्टम होता है, यानी ऑब्जेक्टिव 35, सब्जेक्टिव 35, 2 मार्क्स 10, 5 मार्क्स 3। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे नहीं लिखे हैं तो यहाँ पे ज्योग्राफी के जगह पे यहाँ पे देख लीजिएगा। और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी को भी हम नहीं लिखे हैं, क्या है कि यहाँ पे हम हिस्ट्री को लिख दिए हैं। और सेम पैटर्न पे क्या होता है, इसका भी क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। समझ में आ रहा है। इसके अलावा जो और 2 सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है उसको समझ लीजिए। 2 सब्जेक्ट कौन रह गया, वे दोनों लैंग्वेज पेपर, एगो हिंदी और एगो इंग्लिश। तो हिंदी या इंग्लिश के लिए क्या करना है, तो हिंदी या इंग्लिश में भी क्या होता है कि हिंदी इंग्लिश में अब यहाँ पे क्या होगा, खाली बुक ना, बुक के अलावा भी एगो और कौन सी, वो जो काम चलता है रटने से ना समझने से। आप ऑब्जेक्टिव रट सकते हैं, सब्जेक्टिव VBI, MBBI, CBI सब रट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रट के काम नहीं चलेगा। वो कौन चीज है, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, जो आप बिना समझे क्वेश्चन को माने टच भी नहीं कर सकते हैं। और टच करने वाला तो जाए बिना पढ़ लो जाके 50 को बना के आता है, तो वो वाला बात नहीं कर रहे हैं, मैंने क्वेश्चन सही तरीके से टच करने की बात कर रहे हैं। तो ये बात कौन कौन सब्जेक्ट है, इंग्लिश और हिंदी। तो इसके बारे में देख लीजिए, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं इंग्लिश कितना मार्क्स, 100 मार्क्स। और इसमें भी कौन सी 2 गो, एक हो गया बुक और उसके बाद में हो गया ग्रामर। और इसके अतिरिक्त भी सब्जेक्टिव में कुछ अलग अलग क्वेश्चन जैसे ऐसे और उसके बाद में एप्लीकेशन। थोड़ा फ्रेश नहीं लिख रहे, आवाज से थोड़ा सुन लीजिए। तो ऐसे और एप्लीकेशन, ग्रामर और बुक, इस 3 चीज को मिला करके इसमें क्या होता है कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। समझ में आ रहा है। और ज्यादातर इसमें जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहता है वो ग्रामर का रहता है, यानी 100 क्वेश्चन है अगर ऑब्जेक्टिव में, तो 60 क्वेश्चन ग्रामर का, 40 क्वेश्चन ही बुक का रहता है। अब कितना हो बुक पढ़िएगा तो 30-35 क्वेश्चन बनाइएगा। अगर ग्रामर आप नहीं पढ़े हैं तो क्या होगा कि ग्रामर का क्वेश्चन बनेगा नहीं। लेकिन इसके लिए भी हम उपाय करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जिस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है उसका भी हम उपाय करेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ घबराना नहीं है, लेकिन आज समझ लीजिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ग्रामर का कितना क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। अगर आप ग्रामर भी पढ़ लिए तो 50 को बनाना है, ग्रामर अगर पूरा से पढ़ लिए तो 60 क्वेश्चन में 50 को सॉल्व करना है, आराम से 50 को सॉल्व कर दीजिएगा। यहाँ पे बुक से भी सब्जेक्टिव भी रहता है, ऑब्जेक्टिव भी रहता है, और यहाँ पे समरी रहता है, और उसके बाद एक मैच का क्वेश्चन रहता है 2 गो, जो राइटर और राइट से रहता है, यानी वो किसने लिखा और उस चैप्टर का नाम क्या है उससे रहता है। और उसके अलावा 2 मार्क्स रहता है 5 गो, तो वो कहाँ से बनेगा, बुक से बनेगा। इसके अतिरिक्त भी 40 गो क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। बुक में भी 2 गो पन्ना रहता है, एगो रेनबो, समझ आ रहा है ना, रेनबो, वही रेनबो इंद्रधनुष। तो वहां पे अगर इंद्रधनुष की बात करें तो इंग्लिश में इंद्रधनुष जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है किसमें, 12th के इंग्लिश के सब्जेक्ट में। और एक और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, कौन स्टोरी, लव स्टोरी नहीं, इंग्लिश का स्टोरी। समझ में आ रहा है ना। तो इंग्लिश का स्टोरी की बात करना है, और यानी इंग्लिश का विकास कैसे हुआ, ओल्ड इंग्लिश क्या होता है, मिडिल इंग्लिश क्या होता है, ये इंग्लिश ग्लोबल इंग्लिश कैसे बना, फिर उसके बाद में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यार इंग्लिश में क्या क्या टाइप्स होता है, ड्रामा क्या होता है, उसके बाद में
ट्रेजेडी क्या होता है, कॉमेडी क्या होता है, इस सब के बारे में पढ़ना है। और उसके प्रमुख राइटर और राइट्स के बारे में पढ़ना है। किसमें? स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। तो ये सभी किस में पढ़ना है? इंग्लिश की बात की है। इसके अलावा एक और है कौन सी, और आ गया है हिंदी। और इंग्लिश में भी ये बुकवा में रेनबो में 2 सेक्शन होता है, एगो प्रोज है एगो पोएट्री। जब जाने का हम हिंदी में कहते हैं काव्य खंड और गद्य खंड, समझ जा रहा है ना। तो एकदम अच्छे से पूरा चीज वीडियो हमारे चैनल पे बने रहिएगा, कोनो दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत ना होगा, समझ जा रहा है ना।